तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन और आंसर। तो जो कि कल होने वाला है टेस्ट, 9 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है, 9 जुलाई को टेस्ट होगा और इसमें से 1 आवर टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। उसमें टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का रहेगा और इसमें जो है टोटल 12 प्रश्न रहेगा। इसमें से 1 से 6 तक में रहेगा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें 4 ठो रहेगा, मतलब 2 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा इसमें 2 नंबरिया क्वेश्चन, और जो 11-12 रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, जो मिला के यहाँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों फसल होते हैं। तो ऑप्शन ए में इसका कहाँ गया, इसका ऑप्शन ए में दिया गया है मूंगफली, बी में दिया गया है नारियल, सी मतलब ग में दिया गया है अरंडी का बीज, और लास्ट में दिया है सरसों। तो इसका सही, तो आप लोग को बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरंडी का बीज। ये दोनों फसल में आ जाते हैं, खरीफ रबी और दोनों में आ जाते हैं ये। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन निर्वाह कृषि की विशेषताएँ क्या हैं। तो बड़ी मात्रा में श्रम, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसी जमीन के एक टुकड़े को स्थानांतरित और साफ करते हैं। ग में दिया गया नहरों का उपयोग, घ में दिया गया उर्वरकों का उपयोग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टिस्को जैसे कंपनी पर लागू नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए मेरा क दिया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ख में दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग में दिया गया कारखाने अधिनियम, घ में दिया गया है ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम। इसका बता दें कि जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन था वो मेरा कब शुरू हुआ था, सो पूछ रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन मेरा 1921 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क में है और ये मेरा सही हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गया, हाँ, इसमें कौन सा कथन अश्रव भक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए में दिया गया है यह 1966 में उभरा, यह 1975 तक चला, यह एक उग्रवादी आंदोलन था, इसमें शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन के बारे में सत्य है। क में दिया है कट्टरपंथी महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्ति और पारिवारिक जीवन में समानता था। ख में बोल रहा है आंदोलन में महिलाओं की राजनीति और कानूनी स्थिति को बढ़ाने और उनके शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार करने की मांग की। ग में बोल रहा है महिलाओं के मताधिकार के विस्तार के लिए। डी में बोल रहा है ऑप्शन सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा सेक्शन ये खत्म हो जाता है, सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोलेट एक्ट में भारतीय क्यों नाराज थे। तो मैं बता देना, तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। रोलेट एक्ट में भारतीय क्यों नाराज थे कि भारतीय रोलेट एक्ट से इसलिए नाराज थे क्योंकि यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने किसी मुकदमे में भारतीय को गिरफ्तार करने और उन्हें 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार देता। यह एक्ट भारतीय मालिक अधिकारों के हनन करता और उन्हें अपना बात रखने और बचाव करने की कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए जिससे भारतीय में व्यापक गुस्सा और विरोध फैल गया। मतलब इसका यही मेन कारण था कि नाराज थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब जो रिलेटेड था बहुत ही मतलब अंधा कानून था एक तरह से, मतलब बहुत ही खराब कानून था जो कि ब्रिटिशों ने इंडियन के लिए लगाया था। और इसमें क्या कहता था कि जो ब्रिटिश सरकार मतलब जो इंडियन है मतलब किसी को भी कहीं भी किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकता था। सो यही बोला गया है। इसलिए भारतीय ये मतलब क्या बोलते हैं इस एक्ट से नाराज थे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थान सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। मतलब जो किसान के हित में सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न संस्थान थे, सुधार के कार्यक्रम जो किए गए थे उसकी सूची बनाना है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला क्या है इसमें से, चकबंदी, मतलब भूमि के छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना ताकि खेती करना आसान हो सके, उसी को बोला गया चकबंदी। तो उसका बाद अगला क्या बोल रहा है कि सहकारी समितियां, मतलब किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक चीज़ों
आवश्यक चीज़ों उपलब्ध कराने के लिए सरकार सहकारी समितियों की स्थापना की। जिसका स्थापना किया गया था कि मतलब जो बीज उर्वरक था, ऋण था, किसानों को मिले, इसलिए सहकारी समिति का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला क्या बोल रहे हैं कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब जो जमीन, क्या बोल रहे हैं, किसानों की भूमि का अधिकार दिलाने और शोषण के समाप्त करने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जो जमींदारी प्रथा था उसमें क्या था कि मतलब राजा ही होता था, इसके पास सारा जमीन होता था, वहीं पर मतलब उसी का सारा जमीन होता था और वहीं पर मजदूर लोग काम करते थे। तो इसी मतलब वही शोषण चल रहा था, इसके इसी को अधिकार दिया। अब अगला बोल रहा है कृषि ऋण की उपलब्धता, मतलब किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, बैंक की स्थापना किया गया। अगला क्या बोल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थक मूल्य, मतलब एमएसपी, किसानों को उनकी उपज उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों के लिए निम्नलिखित समर्थक मूल्य घोषणा। अगला क्या बोल रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब केसीसी, किसानों को आसानी से समय पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की। वो भी चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए जिसकी वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का निर्दिष्ट कीजिए, मतलब उसका लिखना है, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में लिखना है। चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो एक महत्वपूर्ण पेय फसल और उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ। एक महत्वपूर्ण फसल चाय है और चाय की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब देखिए, जलवायु, चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, जिसमें वर्षा भर समान रूप से उच्च तापमान पर प्रचुर वर्षा होती रहता है। और दूसरा आता है मिट्टी। मिट्टी में गहरी उपजाऊ, अच्छी जल की निकासी वाली और अम्लीय मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ और प्रचुर मात्रा में हो। चाय की खेती के लिए आदर्श मिट्टी यही सीख बोला जाता है। और ढलान, चाय के पौधों के लिए ढलान वाले क्षेत्रों में उगाया पसंद किया जाता है ताकि ये पानी का जमाव ना हो। समझ में आ गया। अगला बोल रहा है वर्षा, तो जो चाय को रोपने मतलब क्या बोलते हैं फसल के लिए जो वर्षा की आवश्यकता कितना है, 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना होता है, 150 से 500, 150 से 300 वर्षा की सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सो बोल रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं इसका आंसर की ओर। तो सत्याग्रह का विचार क्या है कि सत्याग्रह एक आर्थिक और सत्य अहिंसा मार्ग पर चलते हुए अन्याय का प्रतिरोध करना एक महात्मा गांधी द्वारा विकसित एक दर्शन और अभ्यास है, जिसके उद्देश्य विरोधियों को शारीरिक बल के बजाय नैतिक बल और आत्मपीड़ा से प्रभावित करना है। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है। पहला, सत्य पर आधारित, यह सत्य की शक्ति और विश्वास पर आधारित है और अन्यायपूर्ण कानूनों का व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए सत्य की सहारा लेता है। मतलब क्या बोलता है, अहिंसावादी था, मतलब महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह करते थे, मतलब ये क्या बोलते हैं अहिंसावादी थे और एक मतलब लड़ाई झगड़े नहीं चाहते थे ये। इसका बिंदु यही बोल रहे हैं कि इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों का व्यवस्था मतलब विरोध करके उसको मतलब लेता था। अगला क्या बोल रहे हैं, अहिंसा का पालन, इसमें किसी प्रकार का कोई हिंसा प्रतिशोध का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेम और अहिंसा के माध्यम से विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। मतलब अच्छे से मतलब प्रेम से उससे मतलब मनाया जाता है और इसमें परिवर्तन किया जाता है हिंसा के बिना किए। अगला बोल रहा है आत्मपीड़ा, सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर विरोधी को अपने गलती का एहसास कराना है और उसे सही मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करना, उसी को आत्मपीड़ा कहा गया था। मतलब क्या महात्मा ने क्या कहना था कि मतलब खुद चाहे मर जाओ लेकिन कभी झुको मत, मतलब क्या बोलते कभी हिंसा मत करो, वही बोला जाता है। अगला क्या बोल रहे हैं, नैतिक बल, यह शारीरिक बल के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक बल पर केंद्रित है। इसका आंसर यहीं समाप्त होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें इतना ही था, जल्दी सब लिख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अगला क्वेश्चन अब चलते हैं तो अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित और असंगठित का मतलब तुलना करना है, मतलब अंतर लिखना है। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार की स्थितियों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या है, संगठित क्षेत्र, तो इसमें क्या बोलता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें नियमित होते हैं, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा लाभ आदि मिलते हैं। कार्य के घंटे निश्चित होते हैं और ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। या कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान होती है। इसमें क्या होता है कि ये रोजगार नियमित होते हैं और इसमें मतलब कुछ लोगों को इसमें मतलब नौकरी में रखा जाता है। अगला क्या बोल रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें अनियमित होते हैं, कर्मचारियों को आमतौर पर सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलने का कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते हैं और अक्सर लंबे होते हैं तथा ओवर टाइम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। यह नौकरी की सुरक्षा कम होती है और कर्मचारियों को कभी भी हटाया जा सकता है। मतलब असंगठित में वही बोला जाता है।
तो इसका यही आंसर है, इसका देख लीजिए, तो इसका यही है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रभावी प्रतीक के रूप में नमक सत्याग्रह पर चर्चा कीजिए। मतलब जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और कब हुआ था, ये पूरी चीज़ हमको डिटेल में लिखना है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर कि नमक मार्च कई कारणों के उपनिवेशवादों से विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावी प्रतीक था। तो पहला क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश सत्ता को प्रतीकात्मक चुनौती, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश नमक पर औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रत्यक्ष प्रतीक था, क्योंकि इसमें सबसे गरीब भारतीय भी प्रभावित होते थे और इन्हें बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित किया जाता था। अवैध रूप से नमक का निर्माण करके गांधी जी और उनके अनुयायी ने सीधे तौर पर अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती दी। इसके साथ ही भारत ने ब्रिटिश सत्ता का भी चुनौती दिया। मतलब जो नमक कानून था, ये आपको पता होगा कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साबरमती आश्रम से दांडी तक गया था और वहाँ पर नमक बनाया था, तो उसी का यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद जन आंदोलन एवं और एकता, क्या बोल रहे हैं इसमें कि हजारों प्रतियोगियों के साथ मिलकर 240 मील की दूरी तय करने वाले इस मार्च में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष और विभिन्न सामाजिक स्तरों से एक बड़े एकत्रित आंदोलन को संगठित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। मतलब जो क्या हुआ था कि इसमें जो महात्मा गांधी था वो 40 मिनट चल मिला के, मतलब जो डिस्टेंस था, मतलब क्या बोलते हैं, साबरमती आश्रम से और दांडी तक के बीच में कितना मील था, 240 मील था। तो अगला क्या बोल रहे हैं, अगला टॉपिक, अगला मतलब पॉइंट कि अहिंसक प्रतिरोध और नैतिक उच्च आधार। तो नमक मार्च अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक शक्तिशाली उदाहरण था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, विषय का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि ब्रिटिश पूर्णता के बावजूद भी विरोध की शांतिपूर्ण प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति अर्जित की और औपनिवेशिक शासन को दमनकारी प्रकृति को उजागर किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक ऊंचाई बढ़ गई। मतलब इसके बाद से क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता का जो मतलब क्या बोलते हैं, इसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब भावना आया कि स्वतंत्र होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो अगला टॉपिक क्या आता है, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और दबाव। मार्च में उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए दमन और वैश्विक मीडिया कवरेज ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे स्वशासन और मार्ग का पूरा करने के लिए ब्रिटेन का दबाव पड़ा। अगला क्या बोल रहे हैं कि जन समुदाय का सशक्तिकरण, आम भारतीयों को नमक कानूनों को तोड़ने और अपने नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित करके आंदोलन के व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उससे विरोध और आत्मनिर्भर की भावना पैदा की, जिससे वह प्रदर्शित हुआ कि आम लोग भी प्रतिरोध में भाग ले सकते हैं। मतलब ये जो नमक कानून तोड़ा था, उसमें उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के बीच भावना आया कि अब हम लोग भी मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ सकते हैं। तो इसका यही था आंसर। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब मिलेंगे अगले कुछ चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट दे दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।